हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएस 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है कि एक ट्रांसफार्मर का कोर क्यों जो है लेमिनेटेड किया जाता है। तो 31 का होगा बी ऑप्शन, यानी भंवर धारा के कारण विद्युत क्षति को कम करने के लिए। तो एक ट्रांसफार्मर का कोर जो है भंवर धारा के कारण क्षति को कम करने के लिए जो है लेमिनेटेड किया जाता है। जब किसी चालक जो है पदार्थ से बनी जो है मोटी पट्टिका पर एक परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स आरोपित किया जाता है, तो इसमें उत्पन्न भंवर के समान जो है चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हें ही भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक है, भंवर धाराएं का उपयोग जो है रुद्रदोल धारा मापी में किया जाता है, विद्युत ब्रेक में, प्रेरण पट्टी में और गति मापी में। नेक्स्ट फिर है कि अम्ल ABCD का pH मान जो है 1 2 3 4 2.1 2 4 2.5 है। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है। तो ए ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए, अम्ल ABCD का pH मान क्रमशः 1 2 3 4 और 2.5 है। 1 2 4 और 2.5 है। इसमें सबसे प्रबल अम्ल जो है ए है। तो किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता को जो है व्यक्त करने के लिए एक जो है मापदंड का उपयोग किया जाता है। इस मापदंड को pH स्केल कहते हैं। pH स्केल को सोरेनसन जो है नामक वैज्ञानिकों ने जो है तैयार किया था। ठीक है, तो यहाँ से जो है 0 से लेकर कहाँ तक होता है, तो 0 से लेकर 40 तक होता है pH मान। यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे होता है 7। ठीक है, तो 7 से जो कम होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, 7 से कम क्या होता है, अम्लीय। 7 से अधिक होगा क्षारीय। ठीक है, क्षारीय। और 7 जो होगा ये होगा उदासीन। ठीक है, उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है कि जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है। ए ऑप्शन, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। तो जब अंतरिक्ष में पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। अंतरिक्ष में कोई जो वायुमंडल नहीं है, अतः ऐसा कोई कण नहीं है जो प्रकाश को बिखेर सके, इसलिए कोई भी खराब नहीं होता है। जैसे ही अंतरिक्ष यात्री आकाश में देखते हैं उन्हें अंतरिक्ष में निर्वात दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री की आंखों में कोई प्रकाश प्रवेश नहीं करता और इसलिए आकाश अंधेरा दिखाई देता है। ठीक है, आकाश अंधेरा दिखाई देता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से गुजरती है तो वह उसमें विद्यमान कणों से टकराती है। इस घटना के कारण कुछ प्रकाश जो किरणें अवशोषित हो जाती है, जबकि कुछ जो विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। प्रकीर्णित प्रकाश किरणों की तीव्रता कणों के आकार और तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में कण और गैस सूर्य के प्रकाश को हर दिशा में बिखेर देती है। ठीक है, अब देखिए कि नीला प्रकाश किसी भी अन्य रंग की तुलना में बहुत अधिक प्रकीर्णित होती है, क्योंकि यह छोटी तरंगों के रूप में फैलता है। यही कारण है कि आकाश जो है अधिकांश समय नीला रहता है। ठीक है, दृश्य प्रकाश में 7 रंग होती है, जिनमें से लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। जब प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो माध्यम में मौजूद अणु से बिखरने की प्रवृत्ति जो है रखता है। प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य की जो है चौथी शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और जो है चूँकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों की तुलना में अधिक होती है, इसलिए प्रकीर्णन कम होगा और जो है इसमें जो अधिकतम दूरी से देखा जा सकेगा। ठीक है, इसलिए सिग्नल को लाल रंग का बनाया जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन समानुपाती होता है 1/, तरंगदैर्घ्य के। ठीक है, तरंगदैर्घ्य के पावर 4 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता के संबंध में कौन सा कथन सही है। बी ऑप्शन, तो आयनिक यौगिक जो है गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, किंतु ठोस अवस्था में नहीं करते हैं। ठीक है, तो आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, किंतु ठोस अवस्था में नहीं करते हैं। आयनिक यौगिक के क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक प्रायः भंगुर होते हैं तथा दबाव देने पर टूट जाते हैं। आयनिक यौगिक बनने की शर्त है कि आयनिक बंधन तभी बनता है जब परमाणुओं में से एक धातु हो दूसरा धातु परमाणु में कम आयनीकरण ऊर्जा होनी चाहिए, ताकि वह आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ सके और धनायन बना सके। आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने के लिए और धातु में इलेक्ट्रॉन बंधुता का उच्च मान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि मानवों द्वारा सामान्यतः जो अंतःस्रावित और उच्च
वशित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 35 का सी। तो अंतः श्वसित वायु में लगभग 21% और उच्च वशित वायु में लगभग 16%। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर देखिए कि स्वच्छवाष्प में वायु का जो संगठन होता है ये होता है जो अंदर ली गई वस्तु, ठीक है, अंदर ली गई और बाहर ली गई। अंदर ली गई में जो है आपको नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, सांस द्वारा लगभग, ठीक है। और बाहर निकाली गई वायु में भी नाइट्रोजन 79, ऑक्सीजन 16%, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 4%, ठीक है। तो सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक स्थलों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों के स्थान पर कागज़ के कपों का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए? 36 का सी ऑप्शन। कागज़ के जो है कप जो है जैव निम्नीकरण होते हैं। तो सार्वजनिक स्थान पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों के स्थान पर कागज़ के कपों का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि कागज़ के कप जो है जैव निम्नीकरण होते हैं। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। मृत जीवों के शरीर, मानव मलमूत्र, खाद्य पदार्थ आदि है। जैव निम्नीकरण पदार्थ के पर्यावरण को प्रभावित करने के तरीके हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बड़ी मात्रा में पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इसमें दुर्गंध और गंदगी फैलती है, ठीक है। जैव निम्नीकरण पदार्थ तरह तरह की बीमारियों को फैलाने के कारक बनते हैं, ठीक है। उसमें पर्यावरण में हानिकारक जीवाणु होते हैं। अजैव निम्नीकरण पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं में अपघटित नहीं होते हैं। अपनी संश्लेषित रचना के कारण उनमें बंध जो है दृढ़ता पूर्वक जो है आपस में जुड़े रहते हैं और एंजाइम उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। नेक्स्ट फिर है कि संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यतः होते हैं। 37 का सी ऑप्शन, यानी असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील। तो देखिए संतृप्त जो है कार्बन यौगिक सामान्यतः असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा जो है संतुष्ट रहती हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वहीं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होती हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त यह जो है बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं और संतृप्त यह अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र है CnH2n+2, जहाँ n बराबर 1 2 3 है इसमें, और असंतृप्त इसमें द्विबंध वाले सामान्य सूत्र CnH2n है, और त्रिबंध वाले हैं CnH2n-2, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसे एल्केन कहते हैं, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें द्विबंध वाले को एल्कीन एवं त्रिबंध वाले को एल्काइन कहते हैं, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रथम सदस्य मीथेन होता है, जबकि द्विबंध वाले प्रथम सदस्य जो है एथीन होता है, त्रिबंध वाले जो है प्रथम सदस्य एथाइन होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 38 है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती हैं? ए ऑप्शन। तो देखिए पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है क्योंकि कोशिका भित्ति जो विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। पादप कोशिका भित्ति में सहायक करती है, यह समर्थन और सीमित प्लास्टिसिटी प्रदान करता है, यह जल का क्षय करता है, पौधों को कीड़ों और रोगजनकों से बचाता है, बहुत जो अधिक जल के कारण होने वाली अत्यधिक विस्तार को रोकता है, पौधों का आकार बनाए रखता है, पौधों को अधिक ऊंचाई तक पानी बढ़ने देता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? 39 का ए ऑप्शन, अबू धाबी। तो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अबू धाबी में किया गया है। विश्व शिखर सम्मेलन 2024 स्वच्छ ऊर्जा में निवेश और टिकाऊ भविष्य पर केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट है कि व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड की रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित दर कितना है? 40 का होगा सी ऑप्शन। तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र जो सम्मेलन के रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर 6.5% है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेगा, ठीक है। 1964 में स्थापित अंकटाड का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP 6.8% अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट 41 नंबर देखिए, कहता है कि जैनिक सिनर हाल ही में 2024 में कौन सा जो है प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाले पहले इटालियन बन गए हैं? सी ऑप्शन, USA ओपन। तो सितंबर 2024 में जो है जैनिक सिनर ने US ओपन
जीतकर इतिहास रच दिया है। वह जो है इस प्रतिष्ठित किताब को जीतने वाले पहले जो है इतालवी व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने अमेरिकी जो है टेलर फ्रिटज को सीधे जो है सेटो 6-3, 6-4, 7-5 में हराकर वर्ष का अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम हासिल किया है। इससे पहले इन्होंने इस सीजन में ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था। इस जीत ने दुनिया के नंबर 1 के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत किया है और जो इतालवी टेनिस के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। नेक्स्ट है कि किस देश के द्वारा वित्तीय जोखिम से निपटने के लिए एक नीति योजना शुरू किया गया है? बी ऑप्शन चीन। तो चीन देश के द्वारा वित्तीय जोखिम से निपटने हेतु एक नीति योजना शुरू किया गया। हाल ही में अप्रैल 2024 में चीन भारत को पीछे छोड़कर रूसी जो है कच्चे तेल का सबसे बड़ा जो है खरीदार बन गया है। नेक्स्ट है कि स्पेस इंडिया ने किसे जो है नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सी ऑप्शन तो संजना सांधी को। तो स्पेस इंडिया ने संजना सांधी को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। संजना सांधी एक उभरती हुई युवा बॉलीवुड स्टार और यूएनडीपी यूथ चैंपियन है। आयुष्मान खुराना जो है यूनिसेफ के बाल अधिकारों का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि जापान ने जो है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर जो अपने अंतरिक्ष यात्री को जो चंद्रमा पर भेजने का खुलासा किया है? तो 44 का ए ऑप्शन अमेरिका। तो जापान ने अमेरिका की अंतरिक्ष यात्री एजेंसी के साथ मिलकर जो अपने अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का खुलासा किया। अमेरिका और जापान आर्टेमिस मिशन के तहत जापानी अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजेगा। नासा द्वारा आर्टेमिस मिशन 2026 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन को 2024-2040 तक में लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश पूर्णतः क्रियाशील परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला पहला अरब देश बन गया है? 45 का सी ऑप्शन यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने एक पूर्ण रूपेण से चालू परमाणु संयंत्र को पूरा करने वाला पहला अरब राष्ट्र बनकर इतिहास रच दिया है। अबू धाबी में जो है बाराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसका निर्माण 2011 में शुरू हुआ, वह अब सितंबर 2024 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। अपने चौथे और जो अंतिम रिएक्टर के वाणिज्यिक संचालन में प्रवेश करने के लिए वह संयंत्र अब यूएई के 25% बिजली पैदा करेगा। ठीक है, यह परियोजना जो है जीवाश्म ईंधन पर अपनी जो निर्भरता को कम करने और 2050 तक अपने शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो रणनीति का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि मैं बिहार को जो है किसके द्वारा 2023-24 के दौरान जो है ये जो है 10,372.86 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? ए ऑप्शन नाबार्ड। तो बिहार को नाबार्ड द्वारा 2023-24 के लिए दौरान जो है 10,372.86 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यह जो है नाबार्ड द्वारा एक राज्य को एक जो वर्ष में अब तक की सबसे अधिक वित्तीय सहायता है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई। फरवरी 2024 में जो बिहार एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना हेतु जो है बिहार सरकार को विश्व बैंक से ऋण स्वीकृत किया है। नेक्स्ट है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ है? 47 का सी ऑप्शन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में जो है जेम्स पैलेस नामक स्थान पर हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक जो है सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ है। इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। इस सम्मेलन के प्रतिनिधित्व की संख्या 89 थी। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के मध्य हुआ है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 नवंबर 1932 ईस्वी के बीच लंदन में ही आयोजित किया गया। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लंदन में हुई तीसरी गोलमेज सम्मेलन सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधियों के रूप में जो बुलाया गया था। नेक्स्ट फिर है कि कौन सा जो है भारतीय स्वतंत्रता की क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा नहीं था? बी ऑप्शन युवा पार्टी। तो युवा पार्टी जो है भारतीय स्वतंत्रता के क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा नहीं था। युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन 1906 में किया गया। बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन जो है किया गया और जिसका उद्देश्य था कि खून का बदला खून। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में जो अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य PN जो है बापट
बम बनाने की कला सीखने के लिए जो है प्रेरित की। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया? 49 का ए ऑप्शन, रॉलेट एक्ट 1919। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट 1919 एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया और अखिल भारतीय स्तर पर गांधी जी का पहला आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ जो है सत्याग्रह था। ठीक है, फिर है कि गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह की 3 राजनीतिक मंचों पर उपयोग किए: होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं ने सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई है, जहां जनरल जो है रेगिनेल्ड एडवर्ड जो है हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर जो है गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दी। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय जो है ने बंगाल ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया? 50 का होगा बी ऑप्शन। तो देखिए, राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया। 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक अखबार प्रारंभ किया। प्रथम फारसी पत्रिका 1822 में मीरात उल अखबार के नाम से राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला गया। ठीक है, राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि जो बादशाह अकबर ने दी थी। आत्मीय सभा तथा ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। युगांतर समाचार पत्र के संपादक जो वारिंद्र कुमार घोष है। केसरी का बाल गंगाधर तिलक, मराठा का बाल गंगाधर तिलक, वंदे मातरम अरविंद घोष और सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री हेंत्सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सी ऑप्शन, हर्षवर्धन। चीनी यात्री हेंत्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेंत्सांग 7वीं शताब्दी में भारत आया था और लगभग 16 वर्षों तक भारत में रहा। हेंत्सांग का यात्रा विवरण जो है CU की नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर है कि हर्षवर्धन की 2 जो मुहरे नालंदा तथा सोनपत हरियाणा के जो है सोनीपत से प्राप्त हुई है। सोनपत मुहर से हर्ष का नाम जो हर्षवर्धन प्राप्त हुआ है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ। बादामी यानी वातापी चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों की चर्चा एहोल लेख में है। वातापी का निर्माता कीर्तिवर्मन फर्स्ट को कहा जाता है। कीर्तिवर्मन 2 वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम जो है शासक था। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त 2 ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान जो है 399 से 414 ईसा पूर्व भारत आया था। दिल्ली कहे मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की उपाधियों की वर्णन जो है 3 श्लोकों में किया गया है। नेक्स्ट है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी जी कहाँ थे? सी ऑप्शन, कलकत्ता। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के दौरान महात्मा गांधी जी कलकत्ता गए थे। ठीक है, फिर 16 अगस्त 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण उत्पन्न किया। गांधी जी 1947 में बंगाल के नोआखली में हिंसा रोकने पहुंचे थे। ठीक है, केवल नोआखली में 6000 से 7000 जो है व्यक्ति हिंसा में मारे गए और सहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि और जामुना लाल बजाई ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने 1915 में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 1917 में जो सत्याग्रह आश्रम को साबरमती नदी तट पर लाया गया। इसके बाद साबरमती आश्रम नाम रखा गया। नेक्स्ट फिर है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? सी ऑप्शन। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। 1931 में कांग्रेस ने कराची के अखिल भारतीय सम्मेलन में केसरिया, सफ़ेद और हरे तीनों रंगों में बने ध्वज जो है स्वीकार किया। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में जो हंसा मेहता ने प्रस्तुत की। ध्वज की लंबाई चौड़ाई 3:2 मेहता था। टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुरी में जो अंग्रेज द्वारा इन्हें फांसी दी गई। मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, मैं कथन राम प्रसाद बिस्मिल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बी ऑप्शन। तो देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता बाबू वीर कुंवर सिंह थे। इस दौरान जब पटना एवं दानापुर में विद्रोह हुआ, जिसे अंग्रेजों ने दबा दिया। दानापुर के विद्रोही सैनिकों जगदीशपुर आ गए, जिसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था और आरा पर अधिकार कर लिया था। इस संघर्ष में जो है कैप्टन जो है डनवर की मृत्यु 1857 में हो गई। भारत में 1 जनवरी 1947 को एनफील्ड राइफल का
प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी कारतूसों का जो है ढांकना उपयोग हुआ था। ठीक है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं NI जो है रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। ठीक है, मंगल पांडे बलिया के रहने वाले थे। इस घटना के बाद 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दी गई। नेक्स्ट कहता कौन सी जो है सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो बी ऑप्शन। तो देखिए शिवाजी सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर है, पंजाब में है। चोलाहामू जो है झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, 1800 मीटर 18,000 फीट है, जो सिक्किम राज्य में है। और लोनार झील जो महाराष्ट्र के जो बुल्ढाना जिले में स्थित है, एक खारे पानी का झील है। इसका निर्माण एक उल्का के पृथ्वी के टकराने से परिणाम स्वरूप हुआ। लोकटक झील मणिपुर में है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से जो पोटास कार्बोनेट और मैग्नीशियम पोटास चूना जैसे मृदा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? सी ऑप्शन काली मिट्टी। तो काली मिट्टी में जो है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम पोटास और चूना जैसे मृदा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जलोढ़ मृदा पोटास व चूना की प्रचुरता, लाल मृदा में लौह तत्वों की प्रचुरता, काली मृदा में पोटास चूना मैग्नीशियम की प्रचुरता, लेटेराइट मृदा में लोहा एल्युमिनियम की प्रचुरता, मरुस्थलीय मृदा में लवण फास्फोरस की प्रचुरता और पर्वतीय मृदा में पोटास फास्फोरस की जो है प्रचुरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 57। क्वेश्चन नंबर 57 की यदि बात करें कि भारत के संबंध में कौन सा जो है प्रजाति सही है? तो 57 का ए ऑप्शन। तो ग्रेट हॉर्नबिल। तो देखिए ग्रेट हॉर्नबिल तो रेड डाटा बुक की सूची में प्रजातियों को उनके जो है संख्या में गिरावट तथा भौगोलिक क्षेत्रों में उनकी स्थिति के आधार पर जो कुल 9 वर्गों में विभक्त किया गया। विलुप्त में वे प्रजातियां जो विगत 50 वर्षों में विगत प्राकृतिक आवास में न दिखाई देती है। ठीक है, वन लुप्त वे प्रजातियां जो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर अति संकटग्रस्त वे जीव जो पूर्णतः लुप्त नहीं है परंतु वनों से विलुप्त होने के कगार पर है। संकटग्रस्त प्रजातियां संसार में अपने जीवन जातियां ऐसी हैं जिसमें अस्तित्व पर भविष्य में संकट है। असुरक्षित वे प्रजातियां जिनके वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। संकटापन्न तो ये है ऐसी प्रजातियां जिनके निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। और संकट मुक्त इन श्रेणी की प्रजातियों को बहुत कम संकट होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपको आंकड़े अपर्याप्त। तो ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में आंकड़ों के अभाव है। ठीक है, दूसरा है उसके बाद है आंकड़े उपलब्ध नहीं। तो ऐसी प्रजातियां जिनके जो है संरक्षण की स्थिति का जो आयुष्यान द्वारा आंकलन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जो है भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है। बी ऑप्शन। तो देखिए बिहार राज्य की जो है कोई तटरेखा नहीं है। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान है। भारत में कुल 9 तटीय राज्य है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान, चीन से लगती है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा है। ठीक है, संकोश नदी असम एवं अरुणाचल जो है प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। भारत के कुल 17 जो है राज्य पड़ोसी देशों से लगे हुए हैं। भारत की जलीय या स्थलीय जलीय या समुद्री सीमा से संबंधित 7 देश है। पाकिस्तान, मालदीव, ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है असम में स्थित नहीं है? तो ए ऑप्शन। तो देखिए डंपा टाइगर रिजर्व ये असम में नहीं है। डंपा टाइगर रिजर्व जो है मिजोरम में अवस्थित है। असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा, नामेरी ओरांग, फिर है रायसीना राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई। नेक्स्ट है कि कौन सी जो है सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? तो ए ऑप्शन। तो देखिए प्राथमिक तरंग पी तरंग सबसे जो है तीव्र भूकंपीय तरंग है। पृथ्वी के जो है अंतर्जाल एवं बही जात के बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है। सभी दिशाओं में फैलकर कंपन उत्पन्न जिसे भूकंप कहते हैं। जिस स्थान से भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भूकंपीय तरंगों की 3 जो है श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो प्राथमिक तरंग पी तरंग, यह अनुदैर्घ्य प्रकृति की या ठोस के साथ जो है तरल में भी गमन करते हैं। द्वितीयक या अनुप्रस्थ तरंग, तो ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, यह केवल ठोस माध्यम में ही गमन करती है। ठीक है, इसकी गतिशील प्राथमिक तरंग जो है 40% उसके बाद है आपको धरातलीय तरंग, तो ये पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखिए कहता है एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? ए ऑप्शन। तो देखिए बेरिंग जल डमरू मध्य, ठीक है, बेरिंग जल संधि
रूस तथा अलास्का यानी उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। ठीक है जी। फिर है कुक जल डमरूमध्य, ये जो है आपको दक्षिण प्रशांत महासागर न्यूजीलैंड में उत्तर एवं दक्षिण द्वीप को अलग करता है। फिर है कि बास जल डमरूमध्य, ये तास्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है। फिर है कि डोवर जल डमरूमध्य, ये इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है एवं इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। 62 नंबर देखिए, कहता नहर प्रणालियों में किसके बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। 62 का बी ऑप्शन, त्रिवेणी नहर। तो त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। त्रिवेणी नहर बिहार में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी बाएं तट से निकलती है। त्रिवेणी नहर निर्माण 1909 में प्रारंभ में किया गया। ठीक है, और लगभग 1 लाख हेक्टेयर में अधिक भूमि ऊंचाई की जाती है। नेक्स्ट देखिए, कहता 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल इतना है। ठीक है, तो 2 क्रमागत मान लीजिए पहला x है, दूसरा क्या है x+1 है। ठीक है, इसका गुणनफल कितना है 552 है। ठीक है, तो ये बनेगा आपको x², ठीक है, प्लस x माइनस 552 बराबर 0, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि यहाँ पे इतना जी के बीच की दूरी निकालिए। तो 64 का रूट अंडर क्या होगा, तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको x1। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेंगे तो ये हो जाएगा आपको x1, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा a² प्लस b², यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, रूट अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 3 संख्या इतना के अनुपात में इनका लघुत्तम समावर्तक कितना है। तो इसको मान लीजिए 4x, तो 4 × 9 × 13 x बराबर क्या होगा 2340। ठीक है, 4x 9x 13x मान लेंगे तो एलसीएम ये होगा, यहाँ से x का मान निकल जाएगा 5। ठीक है, x का मान निकल जाएगा 5, वही इसका HCF होगा। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो 66 का हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा ये, इसका जो है ये जो है आपको कौन सी संख्या जो अपरिमेय है, तो यहाँ पे 3rd रूट ऑफ 64 होता तो ये परिमेय होता, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 66 के बाद 67 देखिए। 67 है कि सोमवार, ठीक है, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, तो सोम से लेकर सोम मंगल और बुध, तो इसका जो कुल हो जाएगा 30 × 3 यानी कितना होगा 90 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मंगल से लेकर मंगल बुध और गुरुवार, इसका जो हो जाएगा 33 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा सोम माइनस सोम माइनस गुरुवार, अंतर घटाएंगे तो कितना होगा -9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पे सोम का कितना है 32 डिग्री सेल्सियस, ये प्लस आ जाएगा, तो 32 + 9 41 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर 68 है कि इतना रुपये पेट्रोल की कीमत इतना रुपया प्रति लीटर, पहले कीमत में 20% की वृद्धि का मतलब होता है 20% 1/5, यानी 5 से कितना हो जाता है 6 प्राइस में, तो क्वांटिटी क्या होगा 6 से 5 होगा। ठीक, इन दोनों में अंतर कर रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान है आपको जो है कहता 10% की कमी हो जाती है। ठीक, उसके बाद कीमत में जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे ही बना दीजिए 75.50। ठीक है, फिर क्या होता है, तो पहले 20% की वृद्धि थे 120/100, फिर कहता उसके बाद 10% की कमी तो 90/100। इसको सॉल्व कीजिएगा, यह आ जाएगा 81.54, 81.54 ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ पे कहता ABC बनी है तो भुजा BC की लंबाई, तो यहाँ पे देखिए भुजा BC की लंबाई निकालना है। ठीक है, BC, तो यहाँ देखिए P ये बराबर क्या होगा, ये बराबर ये होगा, और ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है PB बराबर होगा PB बराबर होगा BQ, कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि एक पर, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए AP बराबर क्या होगा AP बराबर AR हो जाएगा। ठीक है, AP बराबर AR, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 7, ये कितना होगा 7। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे क्या होगा, तो BC होगा 3 + 7 यानी 10, तो 10 हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर देखिए, तो कहता है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ABCD जो है क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD समलंब चतुर्भुज है, यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो ऊपर प्रतिच्छेद कर दिया तो विकर्ण ACBD, तो यहाँ पे AC, तो देखिए AC बट्टा जो BD हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो AC बट्टा BD, AC यहाँ पे O ले लीजिए, तो ये हो जाएगा AO, AC जो हो जाएगा AC, ये हो जाएगा AO माइनस का OC बट्टा में OB, BD जो होगा OB माइनस का OD। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर